हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके साथ और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों पढ़ लिए हैं एंड आपको ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों ही चैप्टर्स का आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा केमिस्ट्री साइड में जाएगा, ये हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, मटेरियल्स, तो जो मटेरियल्स होते हैं इनके बारे में हमें पता है कि जैसे मटेरियल्स मेटल्स होते हैं या फिर नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोई डिले किए बिना। यहाँ पे दिया हुआ है, you are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. तो yes, हम जो है काफी सारे मटेरियल से फेमिलियर हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मेनी मटेरियल्स। ठीक है, जो कि हमें टेबल 4.1 में दिए हुए हैं। टेबल 4.1 अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स। तो इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है लाइक आयरन, गोल्ड, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एटसेट्रा। इनकी हमें अपीयरेंस बताने हैं यहाँ पे, वेदर दे आर शाइनी और डल, हार्डनेस वेदर दे आर वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। तो ये हमें इस टेबल में करना है, विच इज इजी टू डू। ओके, तो ये टेबल आप कर सकते हो। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। क्या हम मेटल्स को, उन मटेरियल्स को जो कि मेटल है उन्हें नेम कर सकते हैं। सो यस, इनमें से कि आयरन हो गया, विच इज अ मेटल। आयरन एक मेटल है। क्यों है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी जो कि एक मेटल है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Yes, इसके अंदर कुछ metals हैं, कुछ non-metals हैं। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. तो उनकी properties होती है, एक physical property, एक chemical property, उनके बेस पे हम उन्हें distinguish कर सकते हैं। Recall that luster and hardness are physical properties. अच्छा, physical properties क्या होती है? How can we define a material as उसकी अपीयरेंस को, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि हम उसकी अपीयरेंस को देखकर उसे बताएं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, आपको बता रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आपसे कहा जाए कि सानवी की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि लाइक लंबी है, 5.4 इंच, 5.4 फीट हाइट है ना, चश्मा लगाती है। आप मेरी अपीयरेंस के बारे में बताओगे, मैं कैसे दिखती हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही हम मेटल्स को देखकर बता सकते हैं, उससे ऑब्जर्व करके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बता सकते हैं हम उसे, और ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम नॉन मेटल। और केमिकल प्रॉपर्टीज से उसकी रिएक्शन प्रॉपर्टीज को देखकर हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron, like a spade, a shovel, an axe? Do you find the change in the shape of these articles on beating? तो जब हम एक ब्लैकस्मिथ को देखते हैं कि वो एक आयरन पीस को बीट कर रहा है, या फिर किसी चीज को, किसी आर्टिकल को जो कि लोहे का बना हुआ है, जैसे स्पेड, शवल या फिर एक एक्स, वो जब उसे बीट करता है, क्या आप उसकी शेप में चेंज देखते हो उन आर्टिकल्स की बीट करने पे? बीट करना, हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहा है, उसे बीट करके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया है। वुड यू expect a similar change if we try to beat a wood log? Like आयरन को बीट करना, आयरन की बनी हुई आर्टिकल्स को बीट करना, वुड लॉग को बीट करना, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं। ओके, लेट अस फाइंड आउट। तो चलो देखते हैं कि उनमें क्या चेंज होता है। ओके, हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा।
Take a small iron nail, a coal piece, a piece of thick aluminium wire and a pencil lead. हमें ये सारी चीजें लेनी है, आयरन नेल, कोल पीस, कोयले का पीस और आयरन नेल लेनी है हमें, थिक एल्यूमिनियम वायर लेनी है जो कि थिक एल्यूमिनियम की हो, और एक पेंसिल की लीड लेनी है जो कि ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ओके, आगे दिया हुआ है हमें बीट द आयरन नेल विद द हैमर, हमें उस आयरन नेल को हैमर से बीट करना है। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस। यस वी विल नॉट हर्ट, थोड़ी बहुत तो हम हैं, ठीक है। ट्राई टू हिट हार्ड, हमें ट्राई करना है कि हम उसे हार्ड हिट करें। हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, ऐसे हम एल्यूमिनियम की वायर को भी हमें हिट करना है हार्डली। देन हमें कोल पीस के साथ और पेंसिल लीड के साथ सेम चीज करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करनी है कि आयरन नील के साथ क्या हुआ, कोल पीस के साथ क्या हुआ। सो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। ओके, आगे हम रीड करते हैं। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. हमने क्या देखा कि जो शेप है आयरन नेल की और एल्यूमिनियम वायर की वो चेंज हो गई जब हमने उन्हें बीट किया। If they were beaten harder, they could be changed into sheets. अगर हम उन्हें हार्ड बीट करेंगे तो वो चेंज हो जाएंगी शीट्स में। और यू माइट बी फेमिलियर विद सिल्वर फॉइल, जो सिल्वर एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसे आप यूज करते हैं स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए, लाइक एल्यूमिनियम फॉइल जो कि हम टिफिन में हम खाना पैक करके जो में देते हैं मम्मा स्कूल के लिए, वो एल्यूमिनियम का फॉइल वो कितना पतला होता है। या फिर जो वर्क लगता है मिठाइयों पे, वर्क जो लगता है ऐसे लाइक काजू कतली पे लगा होता है, मिठाइयों पे लगा होता है, जो चांदी का वर्क होता है, जो गोल्ड सोने का वर्क होता है, ठीक है, दैट इज वर्क। और वो कितनी पतली सी शीट होती है, अगर आपने कभी लगा देखा हो तो बहुत पतली सी शीट का यूज करते हैं, फिर उसे मिठाइयों पे लगाते हैं, दैट इज वर्क, ठीक है। तो वो भी लाइक सिल्वर फॉइल जो यूज होता है स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड रैप करने के लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो जो उनकी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम उन्हें बीट कर सकते हैं, बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मैलिएबिलिटी। ओके, देखो जैसे आप खुद बताओ, ये फॉर एग्जाम्पल ये है एक मेटल, कोई भी मेटल XYZ एक मेटल है, हमने उस पे ऊपर से प्रेशर दिया, ओके, हमने उस पे फिर नीचे से भी प्रेशर दिया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो ऐसे पतला हो जाएगा और उसकी एक शीट बन जाएगी। ऐसा ही होगा जब हम उसे दोनों तरफ से प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देते देते वो लाइक ऐसा एक पतली शीट बन जाएगी। ओके, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये जो मैलिएबिलिटी है दैट इज मतलब किसी चीज को पतली शीट में कन्वर्ट करने का, लाइक मेटल को पतली शीट में कन्वर्ट करना, दैट इज मैलिएबिलिटी। दिस as you have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property, can we call these metals? Like जो कोल होते हैं, जो पेंसिल लीड होती है, वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकते, क्या हम इन्हें मेटल बोल सकते हैं? यू टेल। देखो जो ग्रेफाइट पेंसिल किससे बने होती है, पेंसिल लीड ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट होता है दिस इज अ नॉन मेटल, नॉट अ मेटल, दिस इज नॉट अ मेटल, कोल इज नॉट अ मेटल, ओके, वी कैन नॉट कॉल दीज मेटल्स। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन व्हिच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या आप एक हॉट मेटेलिक पैन को जिसका जो हैंडल है वो वुड का या फिर किसी ऐसे प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है, आप उसे पकड़ सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है कि आप उसे ऐसे पकड़ो और आपको चोट ना लगे? नो, आपको जो है हीट लगेगी। ओके, परहैप्स नॉट, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। Why? ऐसा क्यों नहीं होगा? Try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. वो हमें अब हमने उसे जब टच किया तो ऐसा
क्यों हो रहा है कि हमें जो है चोट लग रही है, हमें ऐसा गर्म वो फील हो रहा है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था बैकेलाइट का, जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि बैकेलाइट और मिलेमाइन यूज होते हैं उसमें बनाने में उनके हैंडल्स को, क्योंकि वो जो है हमें हर्ट नहीं करते हैं। क्यों? देखो फॉर एग्जांपल ये एक पैन है, ओके, और ये इसका हैंडल है। हैंडल जो है अब वो सेम मटेरियल का बना हुआ है जिसका पैन बना हुआ है, पैन मेटल का बना हुआ है, इसे भी हमने मेटल का बना दिया। अब नीचे से जैसे फायर आ रही है, ओके, हमने आग जला रखी है, तो क्या होगा? ये गर्म होगा जैसे कि नॉर्मली होता है। साथ में ये भी मेटल का बना हुआ है तो ये भी गर्म हो जाएगा, जो उसका हैंडल है। तो अब ये पूरा जो यूटेंसिल है ये गर्म हो गया, ओके। और जब हमने इसे पकड़ा तो हमारा हाथ भी गर्म हो गया, मतलब हमें भी ऐसा हीट फील हुई, क्योंकि पूरा जो है ये हॉट हो गया था, ये पूरा यूटेंसिल हीट हुआ था, क्योंकि इसका जो हैंडल है ये भी बना हुआ है मेटल का, ओके। सो दैट्स द रीजन, इसीलिए हम मिलेमाइन या बेकेलाइट का यूज करते हैं या प्लास्टिक का यूज करते हैं, ओके। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक? यस, हम क्यों हमें हीट फील हुई? क्योंकि जो वो कंडक्ट कर रहा है ना, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वुड और प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने में हीट पास होने नहीं देते हैं, इसीलिए हैंडल्स आर मेड फ्रॉम देम। वुड, प्लास्टिक even bakelite and plastic are parts of bakelite and melamine are part of plastic, okay। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उसके अंदर लाइक 2 टाइप के जो प्लास्टिक थे, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक, उसमें था ये। You have seen an electrician using a screwdriver. What kind of handle does he have? Why? Let's find out। तो जो स्क्रू ड्राइवर होता है, इलेक्ट्रीशियन जो स्क्रू ड्राइवर यूज करता है, उसकी आगे की जो मेटेलिक होती है, उसके आगे की रॉड होती है मेटल की, पर जो पीछे का वो होता है वो बना होता है प्लास्टिक का, जो हैंडल होता है जिससे हम उसे पकड़ते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ताकि जो जब वो बिजली का काम कर रहा है तब उस मेटल से ना कंडक्ट होकर, वो जो मेटेलिक रॉड है उससे कंडक्ट होकर हीट उसके हाथों तक ना पहुंच जाए, ठीक है। इसलिए जो हैंडल ही जो वो पकड़ता है जहाँ से, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और एनी अदर थिंग विच इज बैड कंडक्टर, ओके। दैट्स द रीजन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed। तो देखो ये हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ओके। हमने की हुई है, हमने यहाँ पे एक ये लगाई बैटरी, कलर अच्छे से विजिबल नहीं है, ओके। हमने ये सेल लगाया, यहाँ पे ये बल्ब था, वायर्स की हेल्प से जोड़ा, बीच में हमने यहाँ पे लगाया है आयरन नेल, जैसे कि हम सर्किट कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं, हम इसे ओपन या फिर क्लोज करते हैं, ओके, विच वी यूज एज अ बटन, ठीक है। आयरन नेल विच इज मेड अप ऑफ मेटल, व्हाई? बिकॉज मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम यहाँ पे मेटल्स की कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, दीज आर गुड कंडक्टर। सो दिस एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास, वी हैव परफॉर्म दिस एक्टिविटी with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. तो हमें ये एक्टिविटी वापस से करनी है, हमें आयरन रोड या फिर नेल के साथ करना है, सल्फर के साथ करना है, कॉल पीस के साथ, कॉपर वायर के साथ करना है, और देखना है कि ये गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, ओके। सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एंड राइट योर observations here, okay। You observe। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन रॉड था, जो नेल था, आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर, ये सब गुड कंडक्टर है, क्योंकि इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो रही है एंड आवर सर्किट इज कंप्लीटेड। वाइल जो सल्फर पीस है और कोल पीस है वो पुअर कंडक्टर है, दे आर नॉट कंप्लीटिंग आवर सर्किट। अब पहले आ गई है आवर फ्रेंड
Okay. Oh, the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity. We learned this in class 6. So yes, so metals होते हैं वो good conductor होते हैं heat और electricity के. Okay. Where do you find the use of aluminium and copper wire? Copper wire और aluminium wire कहाँ use होती है? Think. Yes, you are right. हमारे घरों में use होती है कॉपर वायर्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो लाइक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए. एल्यूमिनियम वायर भी इलेक्ट्रिसिटी का वो करने के लिए यूज होती है, ट्रांसमिट करने के लिए. जो ओवरहेड पावर केबल होती है वहां पे यूज होता है एल्यूमिनियम वायर. ओके. Where do you find, have you seen wires of coal? क्या आपने कोयले की बनी हुई वायर्स देखी है? नहीं. कोल की कैसे हमें उसकी वायर बना सकते हैं? लाइक हम कोल को वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इट. और द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be drawn into wires is called ductility. किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे हम उससे वायर बना रहे हैं, that is known as ductility. Okay. Have you ever noticed the difference in sound of dropping an iron sheet, a plate, a metal coin, and a piece of coal on the floor? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? अगर नहीं तो आप इसे अभी ट्राई कर सकते हो. Do you note any difference in the sound produced? तो आयरन शीट को जब हम गिराते हैं या फिर प्लेट को गिराते हैं तो फिर एक आवाज आती है ना, आवाज हमें सुनने को मिलती है. मेटल के कॉइन को गिराते हैं तो आवाज सुनने को मिलती है. बट जो कोल जो होता है हम जब उसे गिराते हैं तो आवाज आती है? नहीं आती है. जो आयरन शीट है, प्लेट है, मेटल का कॉइन है, these all are metals. These are sonorous. What are they? We will soon discuss. Have you seen wooden bells in temple? वुडन की बेल्स देखी है टेम्पल में कभी? नहीं. क्यों? क्योंकि वुड साउंड नहीं करती है. ओके. कैन यू गिव अ रीजन? यस, हम रीजन दे सकते हैं कि वुड साउंड नहीं प्रोड्यूस करती. ठीक है. बेल्स आर मेड फ्रॉम ब्रोंज. ब्रोंज की बनी होती है. ब्रोंज एक लाइक जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है. ओके. मेटल्स दीज आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब होता है जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. वो लाइक मेटल्स जो वो मेटल्स होते हैं जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. The things made from metals produce a ringing sound when struck hard. मेटल्स की बनी हुई चीजें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब हम उन्हें तेज मारते हैं, तेज स्ट्रक होती है जब वो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बॉक्स है जो कि सेम दिखते हैं पर एक वुड का बना है और एक मेटल का बना है. कोई भी मेटल. Can you tell which box is made of metal by striking the both boxes? Yes. हमने एक वुड के बॉक्स को स्ट्राइक किया, कोई आवाज नहीं हुई. ऑन द अदर हैंड मेटल के बने हुए बॉक्स को स्ट्राइक किया, आवाज हुई और हमने बता दिया कि ये वुड का है एंड ये मेटल का है. ओके. Since metal produce ringing sounds, they are said to be sonorous. क्योंकि मेटल जो है वो ringing sound प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए they are sonorous. Metals sonorous होते हैं. They produce ringing sound. The materials other than metals are not sonorous. जो metals को छोड़ के और जो भी materials होते हैं वो sonorous नहीं होते हैं. After performing the above activities, ऊपर की activities को perform करने के बाद हम क्या ये कह सकते हैं कि कुछ materials hard होते हैं, lustrous होते हैं. देखो अब hard का भी मतलब ऐसा है. अब क्या सोचते हो हार्ड मतलब लाइक हार्ड? मैं बताती हूँ आपको हार्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. हाउ कैन यू टेल वेदर अ सब्सटेंस इज हार्ड और नॉट? देखो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक चौक. ओके. जो चौक होता है जो कि ब्लैक बोर्ड पे यूज होता है, हमने उसे ऐसे घिसा. ऑन द अदर हैंड हमने एक आयरन नेल ली. ठीक है. आयरन नेल ली और उसे भी घिसा. कुछ फर्क देखोगे? यस. जो आयरन नेल है उस पे घिसने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा. Whereas जो चौक है जब हमने उस पे घिसा तो उसके पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं, उस पे फर्क पड़ रहा है, वो घिसा जा रहा है.
हमने इसे तोड़ने का ट्राई किया, टूट गया बहुत इजीली। इसे तोड़ने का ट्राई किया, नहीं टूटा। ठीक है, कितनी कोशिश कर लो ये नहीं टूटेगा, ये कट नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, सो इन दिस केस वी विल से दैट आयरन नेल इज हार्डर। ठीक है, ये एक हार्ड सब्सटेंस है। ओके, एंड चॉक इज नॉट अ हार्ड सब्सटेंस। दिस इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ एनी मटेरियल। ओके, लस्ट्रस, वो लश्यर होना किसी चीज का। ओके, लश्यर यानी चमकीना। ओके, लस्ट्रस। ओके, मेलिएबल, कोई चीज मेलिएबल है, शीट्स में कन्वर्ट की जा सकती है। डक्टाइल है, वायर्स बनाई जा सकती है किसी चीज की। सोनोरस है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ये सारी चीजें, ओके, दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिस मटेरियल में ये सारी चीजें होती है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, आगे चलते हैं। द मटेरियल्स which generally possess these properties are metals। वो materials को जो कि ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, these are called metals, उन्हें हम बोलते हैं metals। The example of metals, कुछ metals के example आयरन, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। काफी सारे मेटल्स होते हैं। These are as follows। In contrast, materials like coal और सल्फर, materials like coal, कोयला, सल्फर, ये जो है सॉफ्ट होते हैं और चमकीले नहीं होते हैं, इसलिए डल होते हैं देखने में, अपीयरेंस में। इन्हें हम इजीली तोड़ सकते हैं। इनका एक पाउडरी मास में जाता है, लाइक पाउडर की फॉर्म में ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जब हम इन्हें टैप करते हैं हैमर से। ये सोनोरस नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए हम इन मटेरियल्स को बोलते हैं नॉन मेटल्स। ओके, और कुछ एग्जांपल है नॉन मेटल्स के, लाइक सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स आई होप आपको क्लियर कर चुकी हूँ और आपको समझ आ गए हैं। मेटल्स, कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये है सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, और इन्हें हम कट कर सकते हैं नाइफ से। अब आप कहोगे ये कैसे? भाई मेटल्स तो हार्ड होते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था यार, हार्ड है ना। हार्ड मतलब ये जो है कट नहीं किए जा सकते, राइट। फिर ये सॉफ्ट क्यों होते हैं? ये मेटल्स हो ही नहीं सकते। दीज आर मेटल्स। जस्ट क्या है? दीज आर एक्सेप्शन। Point to remember, ये सोडियम, पोटेशियम, these are exception. Okay, except metals except sodium and potassium are hard. Okay, तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि लाइक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनके अलावा मेटल्स। ओके, अब आप कहोगे ऐसा क्यों? भाई जब ये ऐसे होते ही नहीं है तो हम इन्हें नॉन मेटल्स क्यों नहीं कहते? आपके मन में डाउट आएगा, मैंने जब पढ़ा था मेरे मन में डाउट आया था। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। 9th 10th में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ क्राइटेरियाज, इनके अंदर कुछ और ऐसी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनकी वजह से हमने इन्हें मेटल्स में ही रखा हुआ है। ऐसे तो नॉन मेटल, डायमंड इज अ नॉन मेटल बट इट इज हार्ड, हार्ड होता है, हम मेटल्स में रख लेते हैं। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन दैट जो हमने उसे नॉन मेटल में रखा हुआ है। ठीक है, सो ड्यू टू अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू सम क्राइटेरियाज, दिस इज द रीजन। ओके, मरकरी सिर्फ एक ऐसा, दिस इज द ओनली मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शंस, यस दीज आर एक्सेप्शंस, मैंने आपको भी बताया था। तो जो मरकरी होता है उसका रूम टेम्परेचर, मरकरी का रूम टेम्परेचर होता है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रूम टेम्परेचर है मरकरी का। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, लिक्विड होता है और ये सिर्फ
एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कैसे होता है, वो चमकीले होते हैं, नहीं होते हैं, हार्ड होते हैं, दीज ऑल प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। आगे चलते हैं अब हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ या नहीं करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ओके, रीड करते हैं। तो यहाँ पे है, यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में हम फेमिलियर हैं कि कैसे मॉइस्ट एयर और वाटर वेपर्स के मॉइस्चर की वजह से, लाइक एयर ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से, और वाटर वेपर्स की वजह से रस्ट हो जाता है, रस्ट आ जाता है आयरन पे। यस, रिकॉल द रिएक्शन by which rust is formed। रस्ट कैसे फॉर्म होता है हमने रिकॉल कर लिया है। You had also performed in class 7th an activity of burning magnesium ribbon in the air। magnesium ribbon जो हमने burn किया था class 7th में, उसकी activity हम कर चुके हैं। You had learned that in both the processes oxide formation takes place। Complete the following reactions of iron and magnesium with oxygen। तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम रिबन एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। उसमें क्या होता है, हम लाइक सपोज ये फ्लेम है, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया और ये जो है एक डैज़लिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हुए बर्न हुआ। डैज़लिंग व्हाइट लाइट, कैसी व्हाइट लाइट, डैज़लिंग मतलब बताती हूँ आपको, डैज़लिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हुई। डैज़लिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा चमकीली, और वो इतनी चमकीली होती है कि अगर हमने उसे थोड़ी देर देख लिया तो हमारी आंखों को हार्म कर सकती है, इसलिए वी शुड यूज स्पेक्स ड्यूरिंग दैट, आई प्रोटेक्शन गॉगल्स। ओके, सो डैज़लिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है और इससे मैग्नीशियम बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है मैग्नीशियम और तब बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और जब हम उसे वाटर में डालते हैं तब बनती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो वाटर के साथ फिर हो जाता है रिएक्शन व्हिच फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो ये यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद हमें कहा गया है कि हमें कंप्लीट करना है फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। ये जो हमें रिएक्शंस दे रखे हैं आयरन के, आयरन और मैग्नीशियम के रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ, इन्हें कंप्लीट करते हैं तो क्या बनेगा, FeO2 और H2O को ऐड करके Fe2O3 बनता है which is फेरिक ऑक्साइड। ओके, ऊपर लिख देती हूँ मैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ओके, और आगे दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो कंपाउंड बना है इसका क्या नेम होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है MgO, ये कंपाउंड है, इसका नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, दैट्स व्हाई फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया, यू कैन राइट। उसके बाद है एक्टिविटी 4.3, ये रीड करते हैं हम। Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water। तो हम जो है नेचर जान लेंगे रस्ट का, जो कि फॉर्म हुआ है रिएक्शन करने पर आयरन, ऑक्सीजन और वाटर को। ओके, हमें एक चम्मच भर रस्ट लेना है,
ठीक है, जो जंग लग जाता है आयरन पे वो लेना है हमें स्पूनफुल, और हमें इसे थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर देना है। हम क्या देखेंगे कि जो रस्ट है वो सस्पेंडेड रहता है वाटर के साथ, इट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। ओके, अब हमें कहा गया है जो सस्पेंशन है उसे शेक 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 ऐसा शेक करो, सस्पेंशन को शेक करो। और जो हमें मिला है सॉल्यूशन, उसे हमें टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ। और फिर हमें कहते हैं आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर वो सॉल्यूशन बेसिक है। ओके, तो एसिडिक, बेसिक एंड लिटमस पेपर वगैरह के बारे में हमने क्लास 7 में पढ़ लिया है, चैप्टर 5 में, आई होप आपको याद होगा। ओके, सो यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है इस फिगर में रस्ट की सस्पेंशन और रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को हमने जब इस सॉल्यूशन में डाला, सो इट चेंजेस इनटू ब्लू। ओके, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। ये यहाँ पे हमें रस दिखाया हुआ है जिसे हमने पानी में डिसॉल्व किया है। रेड लिटमस पेपर चेंजेस इनटू ब्लू। ओके, अब हम इसी बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं दैट ऐसा क्यों हुआ। ऊपर चलते हैं वापस, इसके नेचर को जानते हैं। तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो गया, इसका मतलब जो सॉल्यूशन था वो है एसिडिक। ओके, दैट सॉल्यूशन वाज एसिडिक। सो नेचर हमें क्या देखने को मिला, एसिडिक। ओके, अब आगे चलते हैं हम। Does copper also get rusted? I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessels. तो देखो क्या है, अब जो पहेली है वो हमसे पूछती है, ये है पहेली, ये हमसे कहती है कि कॉपर में भी रस्ट लगते हैं क्या? मैंने देखा है ग्रीनिश डिपोजिट, ग्रीनिश डिपोजिट मैंने देखा है कॉपर के सरफेस पे, कॉपर वेसल्स वगैरह पे। सो जो कॉपर पे वो डिपोजिट होते हैं ना, ग्रीनिश डिपोजिट, दैट इज नॉट रस्ट, उसे हम रस्ट नहीं कहते हैं। वो क्या है? रस्ट नहीं है, तो फिर क्या है भाई, हमें भी तो बताओ। दैट इज टार्निशिंग। ओके, दैट इज टार्निशिंग। जो उसके ऊपर ग्रीनिश डिपॉजिट हुआ उसे हम रस्ट नहीं बोलते, टार्निशिंग बोलते हैं। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, जो रस्ट होता है ना दैट इज हार्मफुल फॉर आयरन। जैसे हार्मफुल क्यों होता है? जब रिएक्शन होता है तो जो रस्ट की वजह से आयरन की सबसे ऊपर वाली लेयर जो ऐसा टूट जाती है, वो ब्रिटल होता है, इजीली टूट जाता है रस्ट, तो उसके ऊपर की लेयर हट गई, उसके बाद फ्रेश आयरन निकला। अब उस फ्रेश आयरन के साथ वापस रिएक्शन हुआ, फिर वो टूटा, वापस रिएक्शन, फिर टूटा, तो ऐसे करते करते ना वो पूरा आयरन जो है वो खराब हो जाता है। ओके, वो रस्ट बन जाता है, which is a very harmful, rusting is harmful. Okay, but tarnishing is not. Okay, tarnishing is not harmful. Okay, so you have to remember it. When a copper vessel is exposed to moist air for a long, it acquires a dull green coating. तो जब हम कॉपर वेसल को काफी टाइम तक मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। द ग्रीनिश मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है CuOH2, OH होल स्क्वायर। ओके, ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। और कॉपर कार्बन, कॉपर कार्बोनेट, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3, इन दोनों का मिक्सचर होता है। और ये हमें नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, ये तो है मॉइस्ट एयर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज मॉइस्ट एयर, और हमें ये मिलता है CuOH होल स्क्वायर प्लस CuCO3। ओके, ये हमें मिलता है ड्यू टू टार्निशिंग। ओके, ये हमें क्यों मिलता है? टार्निशिंग की वजह से।
अब आगे हम देखते हैं नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, हमने ऑलरेडी रिकॉल कर लिया ऊपर। तो जो हमें ऐश ऑब्टेन हुई थी उसे बर्न करने के बाद उसे हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं और हम उसके एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में जानते हैं विद द हेल्प ऑफ litmus paper. Is the solution acidic or basic? How do you ascertain this? Okay, क्या जो वो solution है वो basic है या फिर क्या वो acidic है? हमने इसे ascertain कैसे किया है? You must have observed that the red litmus turns blue. तो जो red litmus paper होता है वो blue में turn होता है. So the oxide of magnesium is also basic in nature. तो जो oxide है magnesium की वो बेसिक है नेचर में. इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. सो जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है नेचर में. अब हम रिएक्शन देखते हैं नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ. आगे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी 4.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. ओके, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन deflagrating spoon and heat it. Okay, if deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it in the shape and give it the shape shown in figure 4.4. हम जरा फिगर में देख लेते हैं. So this is figure 4.4a. में दी हुई है हमें. See, this is the spoon. कुछ इस टाइप का स्पून होता है. एंड अगर आपको ये स्पून अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपली अपने देसी जुगाड़ कर सकते हैं. वैसे भी हम दो माहिर है जुगाड़ करने में. ऐसी एक बॉटल कैप ले लो और उसके ऊपर वायर लगा दो. भाई सेम डिट्टो बनता हो या क्या जरूरत है चम्मच की. ठीक है, सो कोई भी हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पर आगे देखते हैं अब करना क्या है. चम्मच बना लिए इतनी मेहनत करके. अब करें क्या उसका. नीचे दिया हुआ था हमें, पहले वो रीड करते हैं. ज्यादा ही नीचे आ गई. यस, नहीं दिया हुआ था. अरे भाई बेइज्जती होगी. As soon as the sulfur starts burning, introduce the spoon into a glass jar or a glass tumbler. पर बर्न करने का तो दिखाया ही नहीं था. लिखा था कहीं पे टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर. अच्छा यहाँ पे दिया हुआ था हीट करना है उसे. मैं नीचे का समझा रही थी ना, तो मैं ऊपर का भूल गई. देखो मजाक में चुराना. तो हमें क्या करना है, पाउडर्ड सल्फर लेना है. इस डिफ्लेग्रेटिंग स्पून में या फिर अपने देसी जुगाड़ में थोड़ा सा पाउडर सल्फर ले लो और उसे फिर हीट करो. और जब जो सल्फर है वो जलना स्टार्ट हो जाए, as soon as the sulfur start burning, जब वो जलना स्टार्ट हो जाए तो हमें उस स्पून को एक गैस जार में या फिर तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है आज मेरी, तो हमें क्या करना है, उसे एक गैस जार में या फिर एक ग्लास के बने हुए टम्बलर में डाल देना है. और आगे दिया हुआ है हमें कवर करना है टम्बलर को एक लिड के साथ, ताकि जो गैस है उसके अंदर वो बाहर ना निकले. ओके, तो इसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस हुई ना जब सल्फर को हमने बर्न किया, तो वो जो गैस है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए हमने इसे लिड से क्लोज कर दिया है. रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद हमें उस चम्मच को निकाल लेना है. एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर. और चम्मच को निकालने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और हमें उसे फटाफट रिप्लेस कर देना है. एंड क्विकली रिप्लेस द लिड. और वापस से हमें लिड को लगा देना है. फटाफट करना है सारा. और हमें जो है टम्बलर को फटाफट से शेक करना है, पानी के साथ मिक्स करना है. और फिर बाद में हमें सॉल्यूशन को रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ मिक्स करना है. आप फोटोज देख पा रहे हो कैसे हमने इसे किया है. ठीक है, तो अब इसके बारे में जानते हैं. उससे पहले नीचे रीड कर लेते हैं क्योंकि नीचे दिया हुआ है इसके बारे में, इसके रीजन वगैरह के बारे में कि क्या होता है ऐसा ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे दिया हुआ है द नेम ऑफ द प्रोडक्ट
formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. तो जो गैस फॉर्म हुई थी सल्फर और ऑक्सीजन के रिएक्शन में वो थी सल्फर डाइऑक्साइड गैस. जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी थी, जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जो हमने ऊपर अभी किया था, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड. क्या फॉर्म हुआ? सल्फरस एसिड. एसिड है, इट इज एसिडिक इन नेचर. और हमें नीचे रिएक्शन दिया हुआ है कि वो कैसा है. ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O और फॉर्म हुआ है सल्फरस एसिड H2SO3. ओके, आगे रीड करते हैं. द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. जनरली oxides of non-metals are acidic in nature. तो जो सल्फरस एसिड था उसने क्या किया? सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर दिया. जनरली क्या होता है? जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल्स के वो एसिडिक होते हैं नेचर में. आगे दिया हुआ है रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th. तो क्लास 7th में जो हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा था उन्हें रिकॉल करने के लिए कहा गया है और हमें नोट डाउन करना है उनके नेम्स को. टेबल 4.4 में आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम which forms oxides with oxygen. तो इस टेबल को हमें फिल करना है. सो ये टेबल आप फिल कर सकते हो. हमें बेस का नाम देना है, एसिड का नाम देना है, मेटल और नॉन मेटल का नाम देना है यहाँ पर. ओके, आगे चलते हैं. आगे रीड करते हैं हम रिएक्शन विद वाटर. ओके, वाटर के साथ उनका रिएक्शन कैसा होता है वी विल सी हियर. लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. जो सोडियम होता है, ये मेटल है, एक सोडियम मेटल. जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. ओके, और ये क्या करता है? ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. मतलब ये बहुत ज़्यादा वाइगोरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ. काफ़ी तेज़, काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है और इसके रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस की जाती है. इसीलिए यही रीज़न है कि इसे हम केरोसिन में स्टोर करते हैं. क्योंकि जब हम क्योंकि वाइगोरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, तो जब हम सोडियम को ओपन में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, तो फिर ये बॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, इसीलिए हम इसे ओपन में नहीं रख सकते और हम इसे केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. एक्टिविटी 4.5 हमें दी हुई है. ओके, हमें लेना है 250 मिलीलीटर का बीकर या फिर ग्लास टम्बलर और हमें इसे आधा पानी से भर देना है और हमें इसमें जो है सोडियम मेटल का एक टुकड़ा डालना है. हमें इसे फिल्टर पेपर की हेल्प से ड्राई करना है और स्मॉल पीस ऑफ कॉटन में रैप कर देना है. ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन. और हमें फिर क्या करना है? पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर. वो जो हमने कॉटन में अब उसे रैप कर दिया तो उसे हमें बीकर में रख देना है. फिर क्या करना है? ऑब्जर्व केयरफुली. फिर ऑब्जर्व करना है. ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर. हमें यहाँ पे कहा गया है कि ऑब्जर्वेशन के दौरान बीकर से दूर रहना है. व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर. रिएक्शन होने के बाद भी बीकर को टच करना है. व्हाट डू यू फील? हम फील क्या करेंगे? क्या वो हॉट हो गया है? जो बीकर था टच करने पे हम क्या देखते हैं कि वो गर्म हो गया है. टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? ये हमें फाइंड करना है. सो रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर हमें यहाँ पे दी हुई है. कैसे? जब हमने सोडियम को वाटर में डाला तो ऐसे ये लाइक
हीट प्रोड्यूस हुई उसमें। ओके, हमने क्या ऑब्जर्व किया? You observe that sodium reacts vigorously with water। तो vigorously का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करता है, जल्दी रिएक्ट करता है। कुछ और भी मेटल होते हैं, some other metals do not do so। कुछ और भी मेटल्स होते हैं जो कि ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि आयरन जो है वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है। वाटर के साथ रिएक्ट करता है आयरन, बट बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, वाइगोरसली रिएक्ट नहीं करता। ओके, आगे दिया हुआ है जनरली। जनरली क्या है? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते जनरली, बट वो जो है एयर के साथ रिएक्ट कर देते हैं। और इन नॉन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली उन्हें एयर से दूर रखना होगा, अदरवाइज वे रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। जब हम इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तो फिर ये फायर कैच कर लेता है, आग लग जाती है फॉस्फोरस में। और इसे रोकने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए, to prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water। तो इसे रोकने के लिए, इसे प्रिवेंट करने के लिए एयर के कांटेक्ट में आने से हम इसे स्टोर करते हैं वाटर में। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड की। रिएक्शन विद वाटर हो गया, रिएक्शन विद एसिड्स पे आते हैं। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। तो एसिड के साथ कैसे बिहेव करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये हम देखते हैं। ओके, तो अब एक्टिविटी करते हैं हम। एक्टिविटी 4.6। वार्निंग हमें दे रखी है, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। ओके, टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करना है हमें टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हुए। हमें सैंपल लेने हैं। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज A B C D E and F। एक बार टेबल देख लेते हैं। हमें यहाँ पे नॉन मेटल और मेटल दिया हुआ है। ओके, मेटल और नॉन मेटल। मैग्नीशियम रिबन लेना है हमें, एल्यूमिनियम का फॉयल लेना है, आयरन की फिलिंग्स लेनी है, कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर, कॉपर की वायर लेनी है जिससे कि हमने छील लिया हो, पील कर लिया हो और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। चारकोल का पाउडर लेना है और सल्फर का भी पाउडर हमें लेना है। ओके, तो ये हमें सभी चीज़ें लेनी है और हमें इन्हें A B C D E and F मार्क कर देना है सभी चीज़ों को। ओके, आगे देखते हैं क्या कहा गया है हमें। ओके, अब हमें क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से हमें 5 मिलीलीटर डालना है हर टेस्ट ट्यूब में। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हमें डालना है हर एक टेस्ट ट्यूब में 1 by 1, एक एक करके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl हमारे स्टमक में भी होता है, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, जो कि कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। हर टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और फिर हमें ऑब्जर्व करना है उनका रिएक्शन, कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन अक्कर नहीं होता है, इफ नो रिएक्शन अक्कर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलता तो फिर हमें उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा गर्म करना है, बट जेंटली, धीरे, आराम से। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, और एक जलती हुई माचिस लेकर आनी है हमें हर टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। और रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सेम एक्टिविटी को रिपीट करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह हमें ले लेना है सल्फ्यूरिक एसिड, और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है टेबल 4.5 में। आगे रीड करते हैं। इज देयर एनी डिफरेंस इन द वे नॉन मेटल्स एंड मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? क्या कोई फर्क देखने को मिला हमें? What could the pop sound in some cases be due to burning matchstick is brought near the mouth of test tubes? और वो जो हमें पॉप साउंड देखने को मिली,
कुछ केसेस में जब हमने बर्निंग मैचस्टिक को लेकर आया माउथ के पास टेस्ट ट्यूब के, तब वो क्या साउंड थी? You must have found that non-metals are generally do not react with acid, but metal react with acid and produce hydrogen gas that burns a pop sound. तो जो जनरली जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, बट जो मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं एसिड्स के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब रिएक्शन अकर होता है। ओके, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं विद द पॉप साउंड के साथ। ओके, आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉपर है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया हीट करने पर भी, पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गया। ओके, तो हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो और ऑल्सो यू हैव टू फिल दिस टेबल। ओके, आगे हम रीड करते हैं रिएक्शन विद बेसिस। एसिड हो गया, एसिड के साथ हमने रिएक्शन देख लिया है। नाउ लेट्स कम टू रिएक्शन विद बेसिस। ओके, तो क्या है यहाँ पर? प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। तो हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है सॉल्यूशन। कैसे बनाना है? एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 पैलेट्स डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5 मिलीलीटर वाटर में। 5 मिलीलीटर वाटर लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर 3 to 4 पैलेट्स डाल देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और हमें फिर क्या करना है? ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट। और ये जो हमारा सॉल्यूशन बना उसके अंदर हमें एल्यूमिनियम फॉयल डाल देना है। ओके, ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और हमें एक जलती हुई माचिस लेकर आनी है उसके पास। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्व केयरफुली, और ऑब्जर्व करना है उसके माउथ के पास जब हमने ले आई मैचस्टिक। ओके, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट? अब एसिड के केस में तो पॉप साउंड आई ही थी, ठीक है। In the case of acids we had also observed a pop sound. Okay, so I hope आपको रिमेम्बर होगा कि हमने इनके केस में भी पॉप साउंड ऑब्जर्व की थी। ओके, तो जो पॉप साउंड है वो क्या इंडिकेट करती है? ठीक है, इन द केस ऑफ एसिड्स वी हैड ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अ पॉप साउंड। मैं लिखती हूँ यहाँ पे एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमने देखा था एसिड्स के केस में कि जो पॉप साउंड होती है वो कैसे जनरेट होती है, हाइड्रोजन की वजह से। जब हाइड्रोजन गैस एमर्ज होती है रिएक्शन के ड्यूरिंग तो वो लेकर आती है पॉप साउंड। तो एसिड्स के केस के साथ साथ हमने देखा कि इनके बेसिस के केस में भी पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, विच लीड्स टू द पॉप साउंड। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। और जो रिएक्शन होते हैं नॉन मेटल्स के बेसिस के साथ वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, उसे अच्छे से समझने के लिए आपकी स्क्रीन पे जो आपको टेबल दिख रही है ना, आपको ये लर्न करनी होगी। ये टेबल रिएक्टिविटी सीरीज की है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये टेबल लर्न कर ली ना तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे। मतलब आप भूलोगे ही नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, कैसे हम रिएक्शंस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस टेबल में क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पे ये मेटल्स दिए हुए हैं, पोटेशियम, ठीक है, ये पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड ऑल दीज आर मेटल्स। ओके, इसके अंदर एक और ऐड होगा नीचे यहाँ पे विच इज प्लैटिनम। प्लैटिनम
whose formula is Pt। ओके, तो ये टेबल लर्न करनी है हमें। इवन इसके अंदर अब आप कहोगे कि ये टेबल तो मेटल्स की है, तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये क्या कर रहा है, आई मीन इट इज अ नॉन मेटल एंड दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो देखो क्या है ना, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है, और वेयर एज जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो उन्हें ले लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, वो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, नॉन मेटल्स उन्हें ले लेते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन दोनों काम करता है, वो देता भी है और लेता भी है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसे इस रिएक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है ये नॉन मेटल्स की कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये है नॉन मेटल, बट क्योंकि ये मेटल्स का मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट भी करता है, दैट्स वाई इट इज वी हैव केप्ट इन इट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैंने आपको बोल दिया कि ये पूरी टेबल याद कर दे, बट इतनी बड़ी टेबल को मतलब ऐसे सबका नाम और फॉर्मूला वगैरह याद करना इट्स लाइक बिट डिफिकल्ट, और इवन वो भी पूरा ऐसा सीरीज में याद करना कि पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे तीसरे, ऐसे याद करना मुश्किल है ना। अरे अब नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ट्रिक से याद करेंगे इसे, कभी नहीं भूलोगे, इस ट्रिक से याद कर लोगे तो, ठीक है। तो मैं आपको साथ के साथ लिख के भी दे देती हूँ एंड आप उसे लर्न भी कर लेना। कलर अच्छा नहीं है, रेड से लिखती हूँ, विजिबल होगा अच्छे से। केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है, कुछ हींग, कुछ हींग, अजवाइन और पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रिक। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ेंगे। अब इससे याद कैसे करोगे आप, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो केदारनाथ का केदार का के, पोटेशियम का के, इसका Na, सोडियम का Na, फिर ये का पूरा का ही है कैल्शियम, माली का Mg मैग्नीशियम, आलू Al, इसका L भी ले लो, Z जरा Zn जिंक जो है, उसके बाद है फीका का Fe आयरन, उसके बाद पकाता Pb लीड, हाइड्रोजन H ओके, कुछ Cu कॉपर, हींग Hg मर्क्यूरी, अजवाइन Ag सिल्वर, और यहाँ पे है Au गोल्ड, और Pt प्लैटिनम, ठीक है। आप इस ट्रिक से इस टेबल को याद कर लेना। अब हम इस टेबल को समझते हैं, इसमें दिया क्या हुआ है। देखो जो हमें यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं ना, ये सारे मेटल्स, नीचे वाले मेटल्स, वो है सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव, जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। आगे हमें क्या दिया हुआ है, जो थोड़े बीच के हैं ये मेटल्स, ये जो है थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नीचे वाले मेटल से, और जो सबसे ऊपर वाले मेटल्स हैं ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी देखो सबसे ऊपर वाले मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे आए तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिविटी होती है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अब मैं आपको देखो एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर ले लो, चलो गोल्ड और सिल्वर। जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव, अभी नीचे सिल्वर से, तो यानी सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव हुआ गोल्ड से। कैसे?
जो गोल्ड है, जैसे हम गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह लेते हैं, ठीक है, ज्वेलरीज बनती है गोल्ड की, तो क्या उनके ऊपर, क्या वो ऐसा रस्ट खा जाती है, क्या उनके ऊपर रस्ट आ जाता है, क्या वो ऐसा खराब हो जाती है, क्या उनका रंग उड़ जाता है गोल्ड की बनी हुई चीजों का? नहीं। जैसे आयरन है, आयरन ये देखो यहाँ पे है, इस पे रस्ट आ जाता है, ठीक है, जंग लग जाता है इसके ऊपर, ये इनसे बहुत ऊपर है, ठीक है। गोल्ड है, इसके ऊपर नहीं पड़ता, ये जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता या बहुत कम देता है, ले लो, ओके। तो इसीलिए ये जो है अपना कलर मेंटेन करता है। और इसी के जस्ट ऊपर है सिल्वर। सिल्वर आपने देखा होगा बहुत टाइम बाद ऐसा काला पड़ जाता है ना, क्योंकि ये जो है गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ओके। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो, ओके। सो ऐसे ही पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो ऊपर वाले हैं इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा रिएक्ट करेंगे। थोड़े बीच वाले ऐसे कम होती जाएगी जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे। और सबसे नीचे वाले प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, इन सब में बहुत कम रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिविटी होगी सबसे नीचे, ओके। आई होप आपको ये पूरी टेबल लर्न है। अगर आपने इस पूरी टेबल को अच्छे से लर्न कर लिया ना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, आगे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा, 9-10 क्लासेस में आएगा, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। हमें 8th में यही दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इवन ये जो टेबल है ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। क्यों करवाई है मैंने आपको? भाई सब कुछ डिटेल में पढ़ो, अच्छे से सब कुछ समझो, सब चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढो, तभी पढ़ने में मजा आएगा। अरे साइंस का मजा नहीं लोगे तो किसका मजा लोगे, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक रैंडम ले लिया, कॉपर CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। CuSO4 प्लस Fe, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, क्या बनेगा? अब देखो इसके अंदर ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क करेगा। अब इसे हम समझने के लिए क्या करेंगे, देखो टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये है कॉपर और ये है आयरन, ठीक है। दीज बोथ आर मेटल्स। अब इन दोनों को हम ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे है, कॉपर 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 कॉपर, ये रहा कॉपर, हमें मिल गया, ये रहा कॉपर। उसके बाद हमें ढूंढना था आयरन, आयरन भी ढूंढते हैं, आयरन 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 आयरन, ये मिल गया Fe आयरन। तो हमें कॉपर भी मिल गया, आयरन भी मिल गया, ठीक है। हम यही दोनों ढूंढने थे। उसके बाद हम अब इनकी पोजीशन देखो, कौन ऊपर है। हमने देखा कि Fe ऊपर है, कॉपर नीचे है, Cu, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो है हाईली रिएक्टिव है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर है तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर नीचे इसका मतलब ये कम रिएक्टिव है आयरन से। तो ये जो आयरन है ना, ये कॉपर की जगह ले लेगा, ओके, ये कॉपर की जगह पे आ जाएगा और फिर फॉर्म होगा FeSO4 और ये कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। रीजन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि आयरन ऊपर था, कॉपर नीचे था, हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, ओके। सो फॉर्म होगा FeSO4 प्लस Cu कॉपर, ठीक है। आपको याद करने का भी तरीका चाहिए कि इसे हम कैसे याद करें, अरे वो भी दूंगी मैं, ठीक है। इसे भी हम एक ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं, ओके। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ओके। तो ये था हमारा CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। तो इसमें ना क्या ले लो कि एग्जाम्पल कि ये जो Cu और ये जो SO4 है, ये SO4 तो है मेरी बेस्ट फ्रेंड, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, ठीक है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। Fe तो हूं मैं, सानवी, ठीक है। अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हो। Fe मैं हूं, SO4 मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये जो Cu है ना, ये वो लड़के है जो जिसे मैं पसंद नहीं करती, ठीक है, गर्ल विच आई हेट, ठीक है।
अब ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद ही नहीं करती। अब मैंने क्या देखा, मैं सुबह स्कूल गई और मैंने देखा कि ये जो सीयू और ये जो SO4 यानी जो लड़की मुझे पसंद नहीं है और मेरी बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों साथ साथ बैठे हैं। देखा जाएगा क्या? अरे नहीं देखा जाएगा। जिस लड़की को मैं पसंद ही नहीं करती वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे बैठ गई भाई? अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ तो मुझे बैठना है ना। तो मैंने क्या किया, अब देखो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो मुझे ज्यादा पसंद करती है ना, उसकी मेरे लिए हाई वैल्यू है। किससे ज्यादा हाई वैल्यू है? उस लड़की से जिसे मैं हेट करती हूँ, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड वो मेरी है ना, तो वो मुझे तो ज्यादा वैल्यू देगी ही ना उस लड़की से जिसे पसंद ही नहीं करती मैं। तो हाई, ये अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं रेड से लिख देती हूँ। हाई वैल्यू किसकी होगी? मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेरे लिए हाई वैल्यू होगी, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड ये नहीं थी, बेस्ट फ्रेंड तो साइड में बैठी थी, मैंने यहाँ पे हेटर के उस पर लाइन लगा दी, ठीक है। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेरे लिए हाई वैल्यू होगी, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मुझसे देखा ही नहीं गया, ये दोनों साथ बैठे थे, तो मैंने ना इसे हटा के खुद आके यहाँ पे बैठ गई इसकी जगह पे। अब मैं यहाँ पे आके बैठ गई तो इसे मैंने हटा दिया कि ये अलग हो गई और मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ आके बैठ गई। तो क्या फॉर्म हुआ, क्या फिर बाद में हमें क्या देखने को मिला कि FE यानी कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी हूँ जो कि थी SO4। FE मैं हूं, मेरी बेस्ट फ्रेंड SO4, और जो लड़की मुझे पसंद नहीं थी वो अलग है CU, ठीक है। तो क्या फॉर्म हुआ? FeSO4 प्लस CU, जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आपको अगर ऐसे इजी लग रहा है ऐसे कर लो, ये इजी लग रहा है ऐसा नहीं कि आपको, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको वो याद ही नहीं करनी टेबल, आपको ये चेक तो करना होगा ना कि ये हाईली रिएक्टिव है या फिर नहीं है। अब इन अ केस अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना देती हूँ यहाँ पे, क्या हाँ, इन अ केस ये हो गया कि यहाँ पे जो मेटल है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो जो है इसे ज्यादा पसंद करती है मुझसे ज्यादा पसंद मेरी बेस्ट फ्रेंड को वो लड़की पसंद है जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अब वो क्या उसे उसकी जगह पे मुझे बैठाएगी? नहीं बैठाएगी ना, नहीं बैठाएगी वो मुझे उसकी जगह पे। तो फिर रिएक्शन सेम रहेगा, CuSO4 प्लस Fe ही रहेगा। यहाँ पे मेटल्स लाइक रिएक्शन तो FeSO4 प्लस Cu बनेगा, बट मान लो मेटल चेंज हो गए इन अ केस, तो फिर रिएक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे Cu की जगह Mg था, ठीक है। Cu की जगह क्या था? Mg था, और इन अ केस वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा पसंद करती है तो वो तो नहीं आने देगी ना उसे। सेम हेयर, यहाँ पे भी हमें टेबल में देखना होगा कि हाईली रिएक्टिव कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, उसके बेस पे हम चेंज करेंगे। आई होप आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज पसंद आ रही है, मतलब आपको समझ आ रही है, पसंद नहीं समझ आ रही है, और कैसे हमें अपने रिएक्शन को सॉल्व करना है इस टेबल की हेल्प से वो भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे हमारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है वो जाके पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको टेबल बता दिया है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। अब वहां पे उसने क्या किया था, उसे डिस्प्लेस कर लिया था ना, उसकी जगह पे आ गया था वो दूसरा मेटल जो कि उससे ज्यादा रिएक्टिव था। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो रिएक्शन के नेम के पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया कि क्यों है इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हर चीज के पीछे ना लॉजिक ढूंढने का ट्राई किया करो, ठीक है। Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us observe some more reaction of that kind. तो अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है कि हम पढ़ते हैं, ठीक है, which is based on displacement reaction. तो हमें क्या लेना है, 5 हमें बीकर लेने हैं 100 ml के, और उनके ऊपर ABCDE लिख देना है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, हर एक बीकर में हमें 50 ml वाटर डाल देना है, विच इज H2O,
ओके, H2O डाल देना है वाटर। डिसॉल्व इन ईच बीकर टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। तो हर एक सब्सटेंस में हमें, हर एक बीकर में हमें टीस्पूनफुल, ठीक है, 1 टीस्पून डाल देना है, छोटी चम्मच डाल देना है हमें हर एक सब्सटेंस का, जो कि हमें इंडिकेट किया गया है, नीचे हमें दिया हुआ है विच आर द सब्सटेंसेस। ओके, फाइन। आगे दिया हुआ है कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उन बीकर्स को हमें थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है, छेड़ना नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्व जो हमने किया है वो हमें देखना है। बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी, बीकर डी यहाँ पे है लिखा हुआ है। आगे रीड करते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन वेरियस बीकर्स। हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चेंज हमें देखने को मिला। You have read that one metal displays another metal from its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate. That is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. तो जो बीकर A था, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये था हमारा बीकर A, जो हमने जस्ट जिस टाइम पे डाला था तब, ठीक है। और उसके बाद में ये 2 सेपरेट लेयर्स फॉर्म हो गई कि क्या था, ठीक है। क्या हुआ फिर यहाँ पे हमने पढ़ा है, हमें पता है कि जो एक मेटल है वो डिस्प्लेस कर लेता है दूसरे मेटल को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया। तो बीकर ए में जो जिंक था, हमने क्या डाला था, जिंक डाला था, उसने कॉपर को रिप्लेस कर लिया, यानी जिंक जो है वो कॉपर की जगह पर आ गया, ठीक है। जिंक कॉपर की जगह पर आ गया। अगर आपको याद हो तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ये देखो जिंक और कॉपर, ठीक है। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ये ऊपर है तो ये ऑब्वियसली उसे रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। देखो टेबल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको हर एक चीज, ओके। तो ये जो है हाईली रिएक्टिव है तो ये उसे ऑब्वियसली रिप्लेस कर लेगा, ठीक है। रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में उसने उसे रिप्लेस कर लिया। दैट इज वाई, और यही रीजन है कि जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और क्या हुआ, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट के डिसअपियर, वो गायब हो गया, उसका ब्लू कलर तो उड़ ही गया। और पाउडरी रेड मास, ऐसा पाउडर जैसा रेड मास कॉपर का, जो कि किसका था, कॉपर का था, वो डिपोजिट हो गया बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के नीचे, बीकर के नीचे। ये देखो यहाँ पे बस ये बीकर के नीचे ही डिपोजिट हो गया, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। नीचे में रिएक्शन रिप्रेजेंट करके बताया हुआ है। कॉपर सल्फेट था हमारे पास CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसमें एड ऑन हुआ जिंक, ओके। कॉपर सल्फेट जो था वो किस कलर का था, ब्लू कलर का, ऊपर हमने भी अभी देखा ब्लू कलर कॉपर सल्फेट। फॉर्म क्या हुआ, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर Cu, रेड कलर का जो था कॉपर, ओके। अभी क्यों फॉर्म हुआ, देखो जैसे हमने जस्ट अभी वहां पे पढ़ा था ना, मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया था CuSO4 प्लस Fe का, यहीं से रिप्लेस करते हैं। और जो बीकर ए में था वो हम यहाँ पे रीड करते हैं, मैं इसे रब करके आपको दिखाती हूँ, ओके। तो वहां पे हमें क्या दिया हुआ था, आई थिंक CuSO4 प्लस जिंक था, यस CuSO4 जो कि था कॉपर सल्फेट प्लस जिंक Zn, ठीक है। यही हम यहाँ पे लिख देते हैं CuSO4 प्लस जिंक विच इज Zn। फॉर्म क्या होगा, लेट्स सी, देखो अब इसके अंदर मेटल क्या है, Cu और Zn, SO4 इज अ नॉन मेटल, ओके, ये तो आपको पता ही है। तो जो Cu है कॉपर, इसे हम पहले अपनी टेबल में ढूंढते हैं, कॉपर 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 कॉपर, ये रहा कॉपर हमें मिल चुका है, हेयर इट इज, कॉपर हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है, Zn, जिंक ढूंढना है, जिंक 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 जिंक, ये रहा जिंक भी हमें मिल चुका है। अब हमें क्या चेक करना है
कि क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस करेगा, क्या वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है क्या? देखो ये कॉपर और ये जिंक, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है किससे? जिंक से। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, ठीक है। सो यस, जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस करेगा। हर एक चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर एक रीजन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। क्यों रिप्लेस करेगा? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है जिंक कॉपर से। सो क्या फॉर्म होगा? ZnSO4, इसने इसे रिप्लेस कर लिया, फॉर्म हुआ ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर सेपरेट हो गया, अलग हो गया। और उस बीकर में रेड कॉपर की एक सेपरेट लेयर फॉर्म हुई। ZnSO4 कैसा था? ये था कलरलेस, कलरलेस ZnSO4 फॉर्म हुआ। यस, ZnSO4 कलरलेस था, कॉपर जो कि अलग से नीचे डिपोजिट हो गया उसका कलर था रेड। ये देखो यहाँ पे ये डिपोजिट हो गया, ये ZnSO4 ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बीकर ए का तो हमने पढ़ लिया क्या हुआ। अब हम देखते हैं बीकर बी में क्या हुआ। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। बीकर बी में क्या हुआ ये हमें खुद लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बीकर बी में क्या था। कॉपर सल्फेट CuSO4 और आयरन नेल Fe, आयरन और कॉपर सल्फेट था, ठीक है। तो अरे ये तो हमने अभी एग्जाम्पल भी पढ़ा था, जो हमें अभी हमने बीकर ए में देखा, उससे पहले जो मैं आपको समझा रही थी तब सेम था। कोई बात नहीं, वापस से मैं आपको समझा देती हूँ बीकर बी को इंडिकेट करते हुए, ठीक है। CuSO4 प्लस Fe, क्या कुछ फॉर्म होगा? अरे बिल्कुल होगा। क्या होगा बताती हूँ अभी आपको। CuSO4 प्लस Fe, ये मेटल देखते हैं इनकी पोजीशन। Cu ये रहा, Fe यहाँ पे है। जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव, यानी कॉपर कम रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। रिप्लेस करेगा क्या? अरे बिल्कुल करेगा रिप्लेस। तो क्या फॉर्म होगा? FeSO4। क्या फॉर्म होगा? FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 प्लस Cu फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि आयरन हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये इसे रिप्लेस कर लेगा। ओके भाई, टेबल याद होनी आपको बहुत जरूरी है। टेबल याद कर लोगे तो हर एक रिएक्शन यूं करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं बीकर। अभी तो CDE भी रहता है, उसमें भी देखते हैं उसमें क्या झोल है। ओके, बीकर बी भी देख लिया हमने। आगे हम रीड करते हैं। I have understood the reactions taking place in beakers A and B। तो जो पहली है वो कहती है कि मैंने समझ लिया है, हमने भी समझ लिया है कि कैसे रिएक्शन हुए बीकर ए और बीकर बी में। समझ लिया ना? अरे मैंने भी समझ लिया, ठीक है। बट आई एम स्टिल कंफ्यूज, अब वो कंफ्यूज है। वाई देयर इज नो चेंज इन बीकर CD और E। अब ए और बी में जो चेंज हुआ वो तो समझ आ गया, पर CDE में कोई चेंज क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे बीकर C, ये बीकर C, नो चेंज इज टेकिंग प्लेस हियर। डी डिट्टो ऐसा कैसा है पूरा सॉल्यूशन। ई से ए और बी तो देखो कैसे ये चेंज हो गया, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इनमें क्यों नहीं हुआ? अरे एक बार हम इनके भी देखते हैं क्या रिएक्शन टेक प्लेस हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे था ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, इसे रब कर देते हैं। ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। ओके, इसके अंदर हमें दो मेटल्स दिए हुए हैं लाइक द अदर्स, Zn और Cu, जिंक और कॉपर दिया हुआ है, ठीक है। हम हमारी टेबल में चेक करते हैं इन दोनों की, ये कहाँ पे प्लेस किए गए हैं। Zn ये रहा, कॉपर ये रहा। अब क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस करेगा?
क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस करेगा? यहाँ पे कॉपर की बात हुई है जिंक को रिप्लेस करने की। हमने पहले क्या देखा, देखो ये बिल्कुल अपोजिट है इसका। ये जो हमने ऊपर अभी पहले रिएक्शन बीकर ए के लिए पढ़ा था ना, ये अपोजिट है। यहाँ पे जेड एन, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, जो बीकर ए में फॉर्म हुआ था ना वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो वो रिप्लेस करेगा क्या, टेबल में चेक करते हैं। Cu कॉपर, ये लेस रिएक्टिव है जिंक से, ये तो उल्टा हो गया। हम जहां पढ़ते थे कि ये जो है ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए रिप्लेस कर लेगा, पर यहाँ पे कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है ना। देखो बेस्ट फ्रेंड वाले केस से समझो, ये बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, ये मैं हूं सानवी, ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद नहीं करती, ठीक है, गर्ल, हेटिंग गर्ल लिख देती हूँ इससे अच्छा, ठीक है, छोटा भी हो जाएगा, हेटिंग गर्ल, ठीक है। तो अब जो मेरी BFF है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो तो ऑलरेडी इसे ज्यादा पसंद करती है मुझसे, हाई वैल्यू वो देती है, मतलब मेरे से ज्यादा हाई वैल्यू उसके लिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए उस हेटिंग गर्ल की आ गई। तो क्या वो मुझे उसकी जगह पे आने देगी? भाई जब वो दूसरी लड़की को ज्यादा पसंद करती है तो उस लड़की को जिसे वो कम पसंद करती है वो उसे क्यों आने देगी उसकी जगह पे, ठीक है। तो इसलिए वो रिप्लेस नहीं करेगी, वो अपनी जगह उसे नहीं बैठाएगी, समझो हर एक चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन डिट्टो रहेगा, ऐसा कैसा है, ZnSO4 plus Cu, there will be no change in the reaction and it is here, कोई भी चेंज नहीं है, यूं के यूं है, बोथ आर सेम। चलो इससे भी हमें समझ आ गया, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। अब बीकर डी और ई में भी चेंज नहीं आएगा क्या? अरे इसमें भी सेम चीज होगी, देखो आयरन सल्फेट FeSO4 और Cu, यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे ये इसका ऑपोजिट है, ऊपर वाले में जो बीकर ए था उसका ऑपोजिट बीकर सी में, जो बीकर ए का रिजल्ट था, बीकर ए नहीं, बीकर ए का जो रिजल्ट आया, सॉल्यूशन रिजल्ट आया जिसका आफ्टर सम टाइम, वो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दे दिया बीकर सी में, बीकर बी के रिजल्ट को हमें स्टार्टिंग में दे दिया बीकर डी में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बीकर डी में क्या झोल चल रहा है, FeSO4 plus Cu। यहाँ पे चलते हैं वापस, इसे रब करते हैं, डी और ई को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या दिया हुआ था, FeSO4 plus Cu। यहाँ पे कौन से मेटल्स है हमारे, Fe और Cu, आयरन और कॉपर। ढूंढते हैं टेबल में, आयरन 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 कहाँ पे है, ये रहा, आयरन मिल गया। और कॉपर, कॉपर ये रहा, कॉपर भी हमने ढूंढ लिया है। अब आयरन और कॉपर ये रहे हमारे। क्या कॉपर आयरन को रिप्लेस करेगा? नहीं करेगा, कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वही केस है यहाँ पे, जस्ट जिंक की जगह आयरन है, ठीक है, पिछले वाला केस है। तो रिएक्शन क्या है, सेम रहेगा, कुछ भी ले लो, यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड का केस ले लो, कुछ भी ले लो, रिएक्शन सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ टेबल को लर्न करो, टेबल लर्न कर ली तो रिएक्शन बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। अरे देखते ही पता कर दो, आप देखते ही बता दोगे कि हाँ यहाँ पे तो आपको मतलब टेबल को साइड में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने टेबल याद कर लिया, आप देखते ही बता दोगे कौन सा कैसा है रिएक्शन, कैसा रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। अब बीकर ई देखते हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4 और Fe, ZnSO4 plus Fe लिख देते हैं यहाँ पे, ZnSO4 plus Fe, ZnSO4 plus Fe जिंक है और आयरन है। ढूंढते हैं इन्हें भी, ये रहा जिंक, ये रहा आयरन। क्या आयरन इसे रिप्लेस करेगा? क्या, यहाँ इसमें कॉपर नहीं है, ठीक है, क्या आयरन जिंक को रिप्लेस करेगा? क्या ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है जो ये कैपेबल होगा इसे रिप्लेस करने के, ठीक है। जिंक ये रहा, आयरन ये रहा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ये कम रिएक्टिव है जिंक से। आयरन जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, आयरन कम रिएक्टिव है जिंक से, दैट्स व्हाई द रिएक्शन विल बी सेम, ZnSO4 plus Fe। हर एक चीज आपको इतने अच्छे समझाई, ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छे समझाई है मैंने आपको, ठीक है। आगे चलते हैं,
एक्टिविटी हमारी हो चुकी है ये। ओके, अब पहेली तुझे भी आई होप अब क्लियर हो गया है, आपको भी क्लियर हो गया है ना। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। देखो लाइक के बिना जाना मत, ठीक है, लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। काफी कुछ मैंने अच्छी समझा रही हूँ मैं। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C। अब यहाँ पे बताया हुआ है क्या कुछ हुआ है C, D और E में। क्या हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा जिंक बाय कॉपर बीकर सी में और आयरन का बीकर ई में। सिमिलरली आयरन कुड बी रिप्लेस्ड बाय आयरन, डिस्प्लेस कर दिया होगा, डिस्प्लेस किया होगा कॉपर के द्वारा बीकर डी में। सिंस वी डू नॉट सी चेंजेस इन बीकर सी, यही क्योंकि हम कॉपर बीकर सी में कोई भी चेंज नहीं देखते हैं। We can infer that copper is not able to replace zinc। Yes, जो कॉपर है हम क्यों नहीं देखते चेंजेस, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव था और वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया। कॉपर इज नॉट, we infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate, ठीक है। But why, क्यों? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot replace zinc in beaker C? तो अब यहाँ पे कहा गया है कि जब जिंक रिप्लेस कर सकता था कॉपर को बीकर ए में, तो वो बीकर सी में क्यों नहीं रिप्लेस कर पा रहा कॉपर को, ठीक है। इस बात को समझो, यहाँ पे दोनों चीजें उल्टी करके कही गई है हमें, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया है, अब आप इसका यूं आंसर दे पा रहे होगे क्यों ऐसा है, ठीक है। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी, साइंस आर्बिट्रेरी नहीं है। आर्बिट्रेरी क्या होता है कि यहाँ पे क्या मतलब है आर्बिट्रेरी का, मन माना नहीं है, ऐसे ही नहीं बना दिया गया कि कोई लॉजिक नहीं, कोई भी चीज के पीछे रीजन नहीं, और लाइक नॉट बेस्ड ऑन द रीजन, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेरी नहीं है हमारी साइंस, ओके। हर एक चीज के पीछे फैक्ट, हर एक चीज के पीछे लॉजिक घुसा हुआ है। इट फॉलोज डिफाइंड रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यस, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होते हैं इसके रूल्स, ये फॉलो करती है। एंड द रूल हियर इज दैट, यहाँ पे क्या रूल है कि जो जिंक है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से, एज अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। यस, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। हम इसी तरीके समझ सकते हैं कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों नहीं हुआ डी और ई में। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव फ्रॉम जिंक, आयरन एंड कॉपर? क्या हम उनकी गेस कर सकते हैं सीक्वेंस को? अरे गेस करने की क्या जरूरत है, मैंने पूरी की पूरी टेबल आपको पढ़ा दी है, तो अब गेस तो क्या ही करना है। ये देखो भाई पूरी टेबल, लेस रिएक्टिव ये रहा, मोर रिएक्टिव ये रहा, ठीक है। तो गेस तो अब करना ही नहीं पड़ा, हमें तो लर्न होंगी है पूरी टेबल, ओके। तो इसी के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो फिनिश हो जाता है। देखो मैंने आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाई, बहुत ज्यादा टाइम लिया मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने में, बहुत मतलब क्लियर किया है मैंने आपको सब कुछ। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट बचा हुआ है पूरे चैप्टर से, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में। यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉटल्स एटसेट्रा। इतने सारे यूज होते हैं मेटल्स के, मतलब बहुत सारी चीजें बनाने में काम आता है, और ये तो बहुत कम थी, बहुत n number of things are made of metals। You are also familiar with the uses of some non-metals। non-metals के भी बहुत सारे uses होते हैं। Here are some interesting ones। We are sure that you will guess them right। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं नॉन मेटल के, हमें दिए हुए हैं यूसेज। नॉन मेटल जो है असेंशियल है, नॉन मेटल इज असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेलेट ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है। हमें यहाँ पे गेस करना है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि असेंशियल है हमारे जीने के लिए, हमारी लाइफ के लिए, जो कि हर एक लिविंग बीइंग, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल करता है सांस लेते हुए। अरे हाँ बिल्कुल सही हो, कांग्रेचुलेशंस, इट्स ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन, ठीक है। नॉन मेटल्स अब हमें आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, ये हमने सही गेस किया आपने और मैंने।
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नॉन मेटल, जो कि यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, जो कि एनहेंस करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो यस, ये मेटल का है नाम नाइट्रोजन। हम अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 1 की जो हमने जब पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजर्स है उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी है इसका आंसर, फॉस्फोरस। इट इज ऑल्सो नॉन मेटल, जो कि फर्टिलाइजर्स में डलता है एंड हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की एनहांस करने में। ओके एक और नॉन मेटल जो कि प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में काम आता है, हमने अपने क्लास 7 में चैप्टर 18 में पढ़ा था, ठीक है, विच इज क्लोरीन। ये स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी यूज होता है, सर डेली बेसिस पे क्लोरीन की हेल्प से हम वाटर को क्लीन करते हैं। ओके और वैसे सीवेज वगैरह में भी यूज होता है, ये सीवेज का वाटर जो क्लीन होता है वहाँ पे। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक की तरह जो वाउंड्स पे जो हमें ऐसे लग जाती है ना, चोट लग जाती है वहाँ पे, जिसे हम लगाते हैं। ओके ये ऐसा नॉन मेटल है जो कि पर्पल कलर का होता है, ठीक है। एक और हिंट दूं, इसे जब हम स्टार्च पे डालते हैं ना, देन इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। अब तो समझ गए भाई, अब तो सब समझ गए। इट्स आयोडीन। चलो पर्पल कलर का है ना, तो पर्पल कलर से लिखते हैं हम। ये है ना पर्पल, नहीं है पर्पल, ओके इट्स आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर, क्रैकर में जो हम दिवाली पे बम जलाते हैं ना, उनमें कौन सा यूज होता है, दिस इज फॉस्फोरस, ठीक है। कौन सा यूज होता है, फॉस्फोरस यूज होता है, ठीक है। एक और यूज होता है फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। ये दो यहाँ पे यूज होते हैं एज नॉन मेटल्स इन क्रैकर्स। यू में, ठीक है, हमने अब सारों के बता दिए, बहुत इंटेलिजेंट है आप और हम। You may add some more uses of metals and non-metals from your experiences. आप चलो ये आप बताना कमेंट सेक्शन में, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे you can tell some more uses of metals and non-metals, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई है हमारी फ्रेंड पहेली और बूझो दोनों, ठीक है। पहेली भी आ गई, बूझो भी आ गया। I heard that magnesium is found in plants. In what form it is found in them? अब इससे सुना था, पहेली ने सुना था कि मैग्नीशियम जो है ना वो प्लांट्स में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है, प्लांट्स में मिलती तो है पर किस फॉर्म में। और इसकी भी सुन लेते हैं हम साथ के साथ। द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। तो ये बूझो कहता है कि डॉक्टर ने ना आयरन की डिफिशियंसी बता दी मेरी बॉडी में। अरे मेरी बॉडी में तो लोहा है ही नहीं, आयरन तो है ही नहीं मेरी बॉडी में। ये लोहा वो वाला लोहा नहीं है जो हम यूज करते हैं घर वगैरह बनाने में, इस पर रस्ट लग जाता है, नॉट दैट आयरन, ओके। ये दूसरा आयरन होता है। तो पूछो ना थोड़ा सा भोला है तो इसे समझाना पड़ेगा, ठीक है। समझ लिया ना, पूछो ये दूसरा आयरन होता है, ठीक है। तो अब हम पहेली का आंसर देते हैं कि किस फॉर्म में मिलती है मैग्नीशियम प्लांट्स में। सो मिलती है ये मैग्नीशियम डाइवेलेट आयंस के फॉर्म में, मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयंस, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा नाम है, बट इस फॉर्म में मिलती है प्लांट्स में मैग्नीशियम, ओके। पहेली समझ आ गया आप, ओके। पूछोगे, हमने आंसर दे दिया कि ये वो वाला आयरन नहीं है, दिस इज दूसरा वाला आयरन, ओके। तो आगे हमें दिया हुआ है ऊपर था, हमने क्लास 7 में, इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन केमिकल रिएक्शन, हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म किए जाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था कि दो टाइप के हमने चेंजेस पढ़े थे, केमिकल और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वेयर एज केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। These substances are different from those which underwent the reaction. तो ये जो सब्सटेंस है
जो कि न्यू फॉर्म हुए हैं ये उनसे डिफरेंट होते हैं जो सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर लिए गए थे। थोड़ा सा इजी में समझते हैं। जो भी एक रिएक्शन, जिस भी सब्सटेंस पे रिएक्शन हुआ ना, तो जो नया सब्सटेंस बना वो उस सब्सटेंस से डिफरेंट होगा। ठीक है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंट होगा उनसे जो कि रिएक्शन में अंडरवेंट किए। नाउ इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, अब अगर एक सब्सटेंस है जिसे हम आगे ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन की द्वारा, बाय हीटिंग, कूलिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस भी एक प्रोसेस होता है जिसे कि हम कूल डाउन, जिसे कि हम यूज कर सकते हैं एक सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन में फर्दर ब्रोकन डाउन करने के। तो अगर हम इन तीन चीजों का यूज करके उसे नहीं हम फर्दर ब्रोकन डाउन कर सकते, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। और सल्फर भी एक एलिमेंट है, सो इज आयरन, इसीलिए ये आयरन है। ठीक है, कार्बन, कार्बन भी एक एलिमेंट है, सल्फर भी एक एलिमेंट है, कार्बन भी एक एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। जो सबसे छोटी यूनिट है ना एक एलिमेंट की, दैट इज एटम। कोई भी चीज उठा लो, हर एक चीज एटम से बनी हुई है। दिस stylus pen, this is made of atoms. Anything else, this scale is made of metals, my graphic tablet is made of atoms, everything is made up of atoms, my specs are made of atoms. ठीक है, atoms की हर एक चीज बनी हुई है। ठीक है, a sample of an element contains only one kind of atom। जो सैंपल हम लेते हैं किसी भी एक एलिमेंट का, that sample contains, उस सैंपल में सिर्फ एक एटम होता है, और the atom of an element remains unaffected by physical changes in the element। और वो जो एटम होता है एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट में एटम तो होता ही है, एलिमेंट का जो एटम होता है ना वो अनअफेक्टेड रहता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं करता, कोई नहीं छेड़ता उसे। ठीक है, वो अनअफेक्टेड रहता है बाय फिजिकल चेंजेस, फिजिकली उसे कोई नहीं छेड़ता, केमिकली अलग हो गया, मतलब फिजिकल और केमिकल दो अलग अलग चीजें होते हैं, उसे फिजिकली कोई नहीं छेड़ता इन द एलिमेंट, जब वो एलिमेंट में होता है। एग्जाम्पल के लिए हमें दिया हुआ है एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम ऑफ एटम ऑफ सॉलिड और लिक्विड सल्फर। जो एटम है लिक्विड सल्फर का, लाइक हमने सल्फर था उसे लिक्विफाई कर दिया, लिक्विड सल्फर बन गया, उसमें जो एटम आपको देखने को मिलेगा वो डिट्टो सेम होगा। ठीक है, सेम होगा किससे? सॉलिड या फिर वेपर सल्फर से। किसी भी आप उसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सॉलिड लिक्विड गैस में, एटम सेम रहेगा। ऑल्दो वी हैव एन इनफिनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, सब्सटेंस इनफाइनाइट है, द नंबर ऑफ elements forming in these substances is limited। देखो सब्सटेंस तो इन्फिनिटी है, इनफिनाइट है हमारे यूनिवर्स में, पर जो इनमें एलिमेंट्स है, the number of elements forming these substances is limited। वो लिमिटेड है, 94 आगे दिया हुआ है, these are 94, the number of these elements is 94। 94 से ज्यादा नहीं है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, जो नेचुरली अकर होते हैं वो 94 से ज्यादा नहीं है। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन, एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, और एलिमेंट्स की ही क्लासिफिकेशन है मेटल और नॉन मेटल। इनमें से भी ज्यादातर एलिमेंट्स, देखो यहाँ पर दिया हुआ है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, इनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स मेटल होते हैं। लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स। देखो जो 94 थे ना, 94 एलिमेंट्स थे, इसमें लेस देन 20 नॉन मेटल है
और रेस्ट और जितने बच गए दे आर मेटल्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? हाँ हो गया। A few are metalloids which possess characters of both metal and non-metals। अब उनमें से कुछ हैं metalloids। metalloids क्या होते हैं? What are metalloids? वो substance, देखो metalloids क्या होते हैं? metalloids होते हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें होती है, वो ना तो प्रॉपर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो प्रॉपर मेटल से मैच करती है, ना ही प्रॉपर नॉन मेटल से मैच करती है, बीच की है। ठीक है, दीज आर मेटालॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, मेटालॉइड के एग्जाम्पल हो गए बोरॉन, सिलिकॉन एटसेट्रा। जर्मेनियम हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड्स विच पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स और नॉन मेटल्स, जिनके अंदर दोनों की, बताया ना मैंने थोड़ा बीच के होते हैं, उनके अंदर मेटल्स की भी है और नॉन मेटल्स की भी है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो होते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है, सो यस, ये था हमारा आज का चैप्टर 4 क्लास 8 का। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है। मैंने कोशिश की है आपको चीजें थोड़ा डिटेल में बताऊं, एंड आई होप जो भी हमने आज पढ़ा है इस वीडियो में वो आपको क्लियर है, वो मैं आपको अच्छे समझा पाई हूँ। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आपको सब कुछ क्लियर है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, लाइक भी करना, शेयर भी कर देना चैनल को। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा, जल्दी जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगली वीडियो चैप्टर 5 की आएगी और धमाकेदार और अच्छी वीडियो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।